हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सना। वेलकम बैक एक न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी हद तक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज का टॉपिक मैंने कवर किया है कि इंडिया में होम स्कूलिंग हम कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। तो इसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे लीगल प्रोसेस क्या है, हम लोग करिकुलम कौन सा चूज करें, साथ ही साथ होम स्कूलिंग करने के लिए जो स्केड्यूल सेट करना पड़ता है तो हम लोग उसको कैसे सेट करें अपनी डेली लाइफ में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करें। आज मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी कि होम स्कूलिंग इंडिया में स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट करनी है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आता है माइंडसेट। आप लोगों का जो माइंडसेट है वो, अगर आप लोग कंफर्म हैं कि आपको आपके बच्चे के लिए होम स्कूलिंग ही करनी है तो उस हिसाब से आपको रिसर्च करनी होगी कि होम स्कूलिंग ये कोई कॉमन बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है जिसके लिए आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना होगा, साथ ही साथ आपको पेशेंस के साथ साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो जो आपका माइंडसेट बना हुआ है कि आपको आपके बच्चे के लिए होम स्कूलिंग करनी है तो आपको रिसर्च वगैरह करनी होगी, आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखने होंगे, साथ ही साथ ब्लॉग्स वगैरह आपको पढ़ने होंगे, जो भी रिसर्च है गूगल वगैरह पे जो भी है सब कुछ आपको पहले देखना होगा, चेक करना होगा क्या ये आपके बच्चे के लिए सही है, क्या मैं होम स्कूलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। उसके बाद ही आपको इसमें एक माइंडसेट आपको बनाना होगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज स्टार्ट किया और आपने कल छोड़ दिया, या आपने बस इसको 1 ईयर चलाया या 2 ईयर्स चलाया एंड बाद में आपने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बिकॉज ये एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है तो वो आपको लास्ट तक लेकर चलना है। उस विजन को, जो आपका विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए कि नहीं मुझे होम स्कूलिंग ही करनी है। अगर आप थोड़े भी कंफ्यूज हैं तो आप होम स्कूलिंग मत करवाइए। जब आपने माइंडसेट बना ही लिया है कि नहीं मुझे होम स्कूलिंग करवानी है हमारे बच्चों के लिए, तो सेकेंड स्टेप आता है कि आपको कौन सा करिकुलम चूज़ करना है, आपको होम स्कूलिंग के लिए कौन सा बोर्ड चूज़ करना है। जैसे कि मैंने अपनी सारी पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि 2 तरह के बोर्ड्स होते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद 3-4 बोर्ड होते होंगे, जैसे कि मुझे कॉल्स वगैरह भी आता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि कितने बोर्ड्स हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिछली जो मैंने सीरीज़ बनाई है वो पूरी आप जाकर देखें। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप एक वीडियो देखकर छोड़िए मत, क्योंकि हर वीडियो में मैंने आपको एक नई चीज़ें सिखाई हैं और नई इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरे ख्याल से आपको हर वीडियो देखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे एजुकेशनल बोर्ड्स होते हैं, जैसे होता है सीबीएसई बोर्ड, अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं सीबीएसई होता है, स्टेट बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, आईजीसीएसई बोर्ड होता है, आईबी बोर्ड होता है। बट जहाँ हम होम स्कूलिंग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 बोर्ड्स होते हैं, एनआईओएस होता है और दूसरा होता है आईजीसीएसई बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड। तो वहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने शायद अपने ये सेकंड वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है बिल्कुल डिटेल में कि एनआईओएस का क्या होता है एंड कैम्ब्रिज का क्या होता है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कीजिए, एनआईओएस जो होता है वो इंडियन बोर्ड होता है, इंडिया का होता है, और जो आईजीसीएसई होता है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग होता है, जो उसकी वर्ल्ड वाइड जो है होती है वैल्यू होती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो एनआईओएस बोर्ड होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, उसकी जो भी बुक्स वगैरह होती हैं सारी अवेलेबल हैं गूगल पे। बट मैंने ये 3rd वीडियो में बोला था, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या तो आई बटन पे लगा दूंगी, तो आप वो चेक कर लें कि यहाँ पर मैंने एनआईओएस को सिलेक्ट क्यों नहीं किया अपनी बेटी के लिए, मैंने आईजीसीएसई सिलेक्ट किया है। एनआईओएस इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि वही 70-80 ईयर्स का जो अपना वही सिलेबस है वही हमारे बच्चों को फिर पढ़ना होगा, वही सब पढ़ना होगा, उसमें नया कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एनआईओएस में, तो बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको रिसोर्सेज वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना डिटेलिंग में, वो मैं आपको बताऊंगी
कि मैं एनसीईआरटी को कहाँ पर फॉलो करती हूँ। बट यहाँ पर आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको दोनों बोर्ड्स में से क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा NIMS जो है काफ़ी सस्ता है, और IGCSE थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, एक्चुअली कॉस्टली जाता है। तो उसके भी जो हैं कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी मिथ्स भी होती हैं कि भाई जो है होम स्कूलिंग जो रिच पीपल है वही करवा सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली भी होम स्कूलिंग अफोर्ड कर सकती है अपने बजट के हिसाब से। जो भी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। जब हम लोग IGCSE की बात करते हैं, IGCSE की बुक्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं। अगर आप यकीन माने तो 1500 1400, कुछ बुक्स 2000 रुपीज़ की भी होती हैं। मैं सिर्फ किंडरगार्टन और ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात कर रही हूँ, एक बुक का कॉस्ट बता रही हूँ आपको। तो एक बुक इतनी मतलब 1500 to 2000 की बुक्स होती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। ऑक्सफोर्ड की भी अगर देखी जाए तो ऑक्सफोर्ड की भी बुक वैसी ही होती हैं। बट यहाँ पर जो रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो मैंने इसके पहले भी बताया कि रिसोर्सेज वाले जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। तो अभी फ़िलहाल इतना जानता है कि सेकेंड जो स्टेप होगा, आपको करिकुलम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है होम स्कूलिंग के लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का या फिर बुक्स का, कि अगर आपने सेकेंड स्टेप में जब आपने जो है बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जो भी बुक्स होती हैं, जैसे NIMS की बुक मैंने आपको बताया कि आप NCERT फॉलो कर सकते हैं, आपको बुक्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी बुक स्टोर पर जो है NCERT की बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप NIMS में बिल्कुल कंफर्म हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं NIMS का लिंक आपको, NCERT की बुक्स का लिंक दे दूँगी, तो वो आप वहाँ से अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप IGCSE में इंटरेस्टेड हैं तो IGCSE के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। थर्ड स्टेप यही आता है कि आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं कलेक्ट करने हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन करो चाहे वो बाय करो। दूसरी बात ये कि जो IGCSE की रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने बताया, बुक्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं कि पेरेंट्स एक्चुअली कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी बात ये कि जो कैम्ब्रिज का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है कैम्ब्रिज का, वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बुक्स होती हैं दोनों को फॉलो करता है। तो अब कितनी बुक्स खरीदेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि एक बुक 2-2 ढाई हज़ार की बुक है, तो आप कितनी बुक्स लोगे? ऑक्सफोर्ड की लोगे, कैम्ब्रिज की लोगे, किसकी लोगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट की लोगे? तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ बिल्कुल इजीली। तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकती हूँ रिसोर्सेज, जो भी मिनिमल चार्जेस होंगे उसके, बिकॉज मैं अपनी बेटी के लिए भी वही कर रही हूँ। बिकॉज उसमें इसके लिए ना मैं खास करके जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है ना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाना पसंद करूँगी, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी सारी बात बतानी है। मैंने क्या कैसे मतलब मैं अपनी बेटी के लिए क्या पढ़ा रही हूँ, उसको क्या फॉलो कर रही हूँ, एग्जैक्टली क्या पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाए। तो अभी फ़िलहाल ये बात कर लेते हैं कि आपको थर्ड स्टेप जो है बुक्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज कलेक्ट करने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्केड्यूल करना, जो भी आपको डेली अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला पढ़ाने के लिए। तो ये मैंने जैसे कि बताया, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। बड़ी क्लास में आप डेफिनेटली ट्यूटर हायर कर सकते हैं, छोटे स्टैंडर्ड के लिए भी आप कर सकते हैं, बट जहाँ तक हो सकता है मेरे ख्याल से जो स्मॉल ग्रेड्स हैं तो उसमें आप आराम से करवा सकते हैं, आप डेफिनेटली करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है कि आपको डेली का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपके घर के भी काम होंगे, आप जॉब भी करते होंगे, आप पार्ट टाइम वर्क करते होंगे या फुल टाइम वर्क करते होंगे, आपका जो घर का स्केड्यूल है उस हिसाब से आपको वो सेट करना पड़ेगा बच्चे का टाइम। आप ऐसा टाइम सिलेक्ट करें कि पूरे, जिसमें अभी हर बच्चे के एज के हिसाब से सारी चीज़ें अलग होती हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं मॉर्निंग में, कुछ नहीं उठते, तो उस हिसाब से आप बच्चे का स्केड्यूल देखिए कि वो कैसे क्या क्या एक्टिविटी करता है। दिन में 2 घंटे का आप एक लर्निंग का एक मतलब उसको लर्निंग का एक टाइम बनाइए कि उसी टाइम मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। चाहे वो आप मुझे नहीं लगता कि आपको 2 घंटा कंटिन्यू करना चाहिए, 1 आवर का आप कर सकते हैं, 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग के टाइम, 5 और 4 o'clock के टाइम,
और बाकी टाइम में आप प्ले बेस्ड लर्निंग करवाइए, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं। अगर आप वर्कशीट्स वगैरह चाहते हैं तो वो मैं आराम से आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ ऑनलाइन। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। तो जो भी, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशनल रिसोर्सेज या वर्कशीट्स होंगी या तो जो भी एक्टिविटीज़ की जो भी शीट्स होंगी तो वो आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्केड्यूल बनाना होगा कि कौन से टाइम पर मुझे क्या क्या करना है और उस चीज़ को आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आपने बनाया है कि मुझे 10 to 11 के बीच में पढ़ाना है तो आपको 10 to 11 पढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी हो जाती है, वो बात अलग है, बट आपको डेली टाइम फॉलो करना है। प्लस दूसरी बात ये कि जैसे आप लोगों को ऑब्वियसली हम सब स्कूल गए हैं तो हमें अंदाज़ा है ना कि भाई टाइम टेबल कैसे बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन लेना है। अगर इसमें भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी वहाँ पर कि कौन से दिन आप कौन सा सब्जेक्ट रख सकती हैं। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में इंग्लिश पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, कोडिंग पढ़ा दो, मैथ्स पढ़ा दो, सब पढ़ा दो, नहीं। आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लीजिए। जैसे अगर मैं एक दिन में मैथ्स लेती हूँ तो दूसरे दिन मैं इंग्लिश ले लेती हूँ, थर्ड डे मैं साइंस ले लेती हूँ, नेक्स्ट डे मैं कोडिंग ले लेती हूँ, फिर कभी कभी मैं लर्निंग बेस्ड जो वर्कशीट्स होती हैं वो कराती हूँ। तो उसमें क्रिएटिविटी एक बच्चे की वो उभर के आती है। तो इस हिसाब से आप वो सेट कीजिए कि नहीं, इस दिन मुझे ये पढ़ाना है, इस दिन ये पढ़ाना है, इस दिन ये पढ़ाना है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जितनी भी आप लर्निंग करवा रहे हैं, जितनी भी आप चीज़ें करवा रहे हैं बच्चे को, तो उसका आप रिकॉर्ड रखिए। ये नहीं कि आपने वर्कशीट दिया और वो इधर उधर फेंक दिया, नहीं। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, हर एक चीज़ को फाइल करके रखना है। अगर आप बुक में करवा रहे हैं तो बुक आपको संभाल के रखनी है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये एक्टिविटी हो चुकी है। बिकॉज हमें ये है कि हमें बीच बीच में उनका जो है इवैल्यूएशन भी लेना है, जानना है कि हमारा बच्चा कितना उसने कितना सीखा है। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो हमें उसे रिपीट करवा सकते हैं, तो उसका असेसमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ के लिए आप जितनी भी वर्कशीट्स करवा रही हैं, जितना भी जो कुछ भी करवा रही हैं, जितना भी लर्निंग करवा रही हैं, तो आपको हर एक चीज़ का रिकॉर्ड संभाल के रखना होगा। हर एक चीज़, हर एक वर्कशीट्स को आपको फाइल करके रखना है। और जो भी असेसमेंट लेने होंगे, अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट में पूछिए, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि असेसमेंट आप कब कब ले सकती हैं। 3 मंथ्स में लेना है, 6 मंथ में लेना है या ईयरली लेना है, तो उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। जो बच्चे की साइकोलॉजी है उस हिसाब से भी हमें देखकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि सारे बच्चे सेम नहीं होते। अगर एक बच्चा एक पर्सनैलिटी का है, अगर वो एक साल में 3 से 4 असेसमेंट दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा भी 3 से 4 असेसमेंट देगा, क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि हर बच्चा यूनिक होता है। तो बच्चों की कैपेबिलिटी, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चलना होगा। बिकॉज होम स्कूलिंग हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर पाएँ और बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें चलना है, ये इनके प्रेशराइज नहीं करना। लेकिन अगर मैं आपको जो रेगुलर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अगर होम स्कूलिंग के बच्चों से अगर मैं कंपेयर करूं, वैसे मुझे नहीं कंपेयर करना, लेकिन अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो जो होम स्कूलिंग के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हद तक एक क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि उनका माइंड ना एकदम ओपन होता है, मतलब हर एक चीज़ सोचते हैं। और जो रेगुलर स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो एक चीज़ में पैक हो जाते हैं, मतलब उन्हें एक ब्रीफ केस में हम लोगों ने पैक कर दिया, उनकी सोच उतने में ही होती है। लेकिन जो होम स्कूलिंग के बच्चे होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, इतना मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर मैं 2 बच्चों का कंपेयर करती हूँ, अगर जो रेगुलर स्कूल जाता है और जो होम स्कूलिंग वाला बच्चा है, उनकी सोच जो होती है काफ़ी वास्ट होती है जो होम स्कूलिंग के बच्चे होते हैं। तो बात यह है, तो उस हिसाब से आपको अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होगा, आपके बच्चे के माइंड को रीड करना होगा और उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जो असेसमेंट है वो क्वार्टरली करना है, 6 मंथ पे करना है या फिर एनुअली करना है। अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए। और यहाँ पर फ़िलहाल यहीं स्टॉप करते हैं, बिकॉज ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, इतने ही स्टेप्स हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उस हिसाब से फिर न्यू वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपका जो होम स्कूलिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ, हर एक चीज़ को बताने वाली हूँ, बहुत कुछ
शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एजुकेशनल रिसोर्सेस के साथ साथ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ लीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो उस हिसाब से आप जो है मुझे फॉलो कर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।